आपका रोल क्या था उस 26/11 अटैक्स में, क्योंकि आपने 150 लोगों को बचाने में हेल्प करी, आपने इस कंट्री के सबसे रिचेस्ट इंसान को बचाने में हेल्प करी, गौतम अदानी को आपने बचाया, आपने उसके साथ साथ 4 MLAs को और बचाया, MP को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को भी बचाया, गोधरा के MP भी थे इसमें। तो कैसे बचाया मतलब, एंड गौतम अदानी को आपने कैसे बचाया? मैं जो जिस रूम में छिपे हुए थे उसके बराबर वाले रूम में जो फायरिंग हुई वो मेरे साथ ही हुई, टेररिस्ट के साथ में जो एनकाउंटर हुआ मेरे साथ ही हुआ। ताज में एंटर करने वाला मैं फर्स्ट था अपनी टीम में से, जो हमारी टीम सेकंड आई थी हमारी टीम। ताज में कितने NSG भी था? NSG तो बहुत बाद में आई है, पहले मार्कोस तो उनके आने तक तो सब कुछ खत्म हो चुका था, मेन चीज़ खत्म हो चुकी थी उनके आने तक। तो मार्कोस ने ऑपरेशन किया, मार्कोस का ही, बट NSG का नाम आता है ना सबसे ज़्यादा। तो अब वो तो टेलीविज़न है, अब रिपोर्टिंग करते रहिए किसी भी की, आइए रिपोर्टिंग करिए। क्योंकि ब्लैक कैट कमांडोज नाम आता है, एक अलग बात है, ब्लैक कैट्स का अलग बात है। हम तो आर्मी की ड्रेस थी हमारी तो रात में उस दिन, तुम्हारे पास ब्लैक पहनी नहीं। प्लस ये ऑपरेशन हमने बिना डॉक्यूमेंट के किया, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट के, हमारा तो कुछ था ही नहीं। हमारा कैसे आपको, हमारा PMO से ऑर्डर ही नहीं थे किसी तरह के हमारे पास में, तो आप कैसे ऑपरेशन करने चले गए? क्या रक्षा मंत्रालय से कोई ऑर्डर थे हमारे लिए कि जाओ आप ऑपरेट करो? ये तो कोलैबोरेशन था कि एक नज़दीकियाँ थी RR पाटिल जी की और CNC की, तो उन्होंने CNC को फ़ोन किया कि भाई मार्कोस को भेजिए, तब तक NSG ऐसे फंसी हुई है, NSG आएगी तब तक तो हम लुट चुके होंगे, बर्बाद हो चुके होंगे, और ये तो मुंबई को ख़त्म कर देंगे ऐसे। तो फिर जो CNC थे उस समय पे, बेदी जी, उन्होंने फिर मार्कोस को ऑपरेट करने का आदेश दिया, बोले जाओ कुछ भी हो देख लूँगा मैं, करो। हाँ, विदाउट एनी परमिशन। तो गवर्नमेंट ने कोई एक्शन ही नहीं लिया उस समय पे, कोई एक्शन नहीं था गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं। मेरे को एक स्टेप सब बताओ कि अटैक हुआ। अटैक पहले तो अटैक कैसे हुए, मार्कोस को पता नहीं चला? पता चल गया था हमको, तो पता चल गया था पहले। हमारी टीम कहीं पे तो हमारे सिस्टम में इंटेलिजेंस में फॉल्ट आया होगा, तभी वो पानी से इतना खुला आके अटैक कर रहा है। तब एक्सरसाइज चल रही थी नेवी की, कोस्ट गार्ड की, आर्मी की और गुजरात पुलिस की। एक एक्सरसाइज चल रही थी जिसका नाम है DGX। क्या था? ये डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एक एक्सरसाइज होती है, तो पूरे गुजरात में एक्सरसाइज चल रही थी। सो सब बिजी थे उसी में। ये इंफॉर्मेशन उनको थी, ये अटैक 3 महीने पहले होने वाला था, पर ये डिले हुआ बिकॉज ऑफ द एक्सरसाइज। ये किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं लिखा है कहीं पर, किसी को पूछने का मतलब क्या है, किसी को मतलब नहीं है यहाँ पर। तो ये किसी इनसाइडर ने लीक करी इन्फॉर्मेशन। सब जगह पे होते हैं, हमारे भी हैं, पाकिस्तान में नहीं है क्या? हमारे अमेरिका में नहीं, हमारे भी हैं, चाइना में नहीं है, अलग अलग कंट्रीज में सबके स्पाइज होते हैं, स्पाई हैं, रॉ हैं हमारे यहाँ पे, उनके भी ISI है, तो सब जगह पे उनके इन्फॉर्मर हैं, सब जगह पे चीज़ें। ठीक है, तो उधर से ये इन्फॉर्मेशन लीक हुई। यस। फिर टेररिस्ट अंदर आए, तो फिर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली। इन्फॉर्मेशन हमारी तो ऑलरेडी, जब ऐसे ही हुआ अटैक हुआ, कुछ हुआ, तो हमारी 2 टीम ऑलरेडी मूव कर चुकी थी। बट डोंट यू थिंक हमारे लिए फेलियर है ये? बिल्कुल हमारा फेलियर नहीं है ये, नहीं, मतलब ये गवर्नमेंट का फेलियर है। हम अपना फेलियर कैसे मान सकते हैं किसी चीज़? क्योंकि मतलब अगर हमारी आर्मी एक एक्सरसाइज की वजह से इतनी बिजी हो गई कि पूरा पैसेज खुला छोड़ दिया। होता है ना, एक्सरसाइज चल रही है तो उसमें आप सब मैक्सिमम लोग बिजी हैं उसी में, एक्सरसाइज में। बट कुछ तो कहीं पे भी डिप्लॉय होंगे, तो एक्सरसाइज में बिजी है ना सब, सारी सबमरीन बिजी हैं, सारे शिप बिजी हैं। विराट भी बिजी था, विराट पे हम लोग थे। पर डोंट यू थिंक कि ये गलत है कि सबको एक साथ बिजी नहीं रखना चाहिए? एक्चुअली क्या है, इंटेलिजेंस पहले अलग अलग काम करती थी, सब अलग अलग थी, अपना बोरिया बिस्तरा अलग अलग रखे हुए थे, अपनी ढपली अपना राग था पहले। नेवी की इंटेलिजेंस अलग काम करेगी, स्टेट की अलग काम करेगी, सेंटर की अलग काम करेगी, आर्मी इंटेलिजेंस अलग काम करेगी, तो सबका कोलैबोरेशन था ही नहीं, सब अपनी ढपली अपना राग, वी आर द बेस्ट। कोई आपस में कोई साझेदारी नहीं थी, आपस में कोई भी एक दूसरे को रिपोर्ट साझा ही नहीं कर रहा था। अब करते बना दिया ना NIA वगैरह, सब हो गया, NIA के अंडर में ले लिया सबको कि सब एक सामूहिक चीजें करो एक साथ। तो ये सब अलग अलग थे, इसकी वजह से हम फेल हुए। प्लस जो यहाँ पर जो रिपोर्ट करके गया पूरा का पूरे मुंबई का जो मैप बनाया, पूरा हेडली जो था पूरा यहाँ पे रैकी करके गया, वो 1-2 बार नहीं आया, कई बार आया वो वहाँ पर।
होटल ताज में कई बार रहा, प्लस ट्राइडेंट में रुका हो, नरीमन हाउस गया, आपके जो हमारा मंदिर है, कौन सा सबसे फेमस मंदिर मुंबई में, सिद्धिविनायक भी गया वो। सिद्धिविनायक में थोड़ी एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी, किसकी, सिक्योरिटी की, तो इसलिए उसने मना कर दिया कि यहाँ पर ठीक नहीं है अटैक, यहाँ फंस जाओगे। और उसने मुंबई पुलिस को पूरा रीड किया बैठकर कि इनके पास कौन सा वेपन है और कौन सी फोर्स यहाँ पे कितने पास है, क्या है, वो सारा कुछ उसने इंटेलिजेंट यहाँ पे गैदर किया, वो वहाँ पर लेकर गया। और एक एक्सरसाइज हो रही थी, तो सब एक्सरसाइज ही समझ रहे हैं सब। जो मुंबई में जहाँ पे वो मच्छी मार्केट के पीछे उतरे, वो भी एक्सरसाइज ही समझ रहे थे उसको। एक्सरसाइज है, यस, चलती रहती है एक्सरसाइज, अब तो चलती है भाई एक्सरसाइज। तो किसी ने पूछा भी हो तो एक्सरसाइज, और फिर बंदर आ गए, सब बंदर आ गए पूरे। तो फिर जब आप पहुंचे उधर, तो एक तो बिना ऑर्डर्स के आप लोग गए। हाँ, आपने ऑपरेट करना अपने मन से स्टार्ट कर दिया। हाँ, कि हमें करना ही है ना, हमारे ब्लाइंड है, एकदम ब्लाइंड है हम तो, बिल्कुल सब कुछ नहीं है। हमने पूछा वहाँ पे, भाई ब्लूप्रिंट कुछ तो होगा, मैपिंग कुछ तो हो, ब्लूप्रिंट होगा, रूम है, कैसा रूम है, दरवाजा किधर से है, कुछ नहीं पता था। कुछ नहीं पता हमको। तो आप लोगों के पास कोई होटल का मैप, ब्लूप्रिंट, नथिंग। और ऑपरेट करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हर सेकंड एक डेड बॉडी गिर रही थी, एवरी सेकंड एक इंसान मर रहा था वहाँ पे। तो फिर कैसे ऑपरेट किया, क्या किया आपने? पहले हमारी टीम मूव कर रही थी, जितना भी पहले हमारा था कि होटल को खाली कराओ, टेररिस्ट को मारना हमारा सेकंड प्रायोरिटी बन गई। पहली प्रायोरिटी थी होटल को खाली करो, कहीं हॉस्टेज सिचुएशन ना बन जाए। हॉस्टेज सिचुएशन बन गई तो फिर हमारी हाथ से ना बाजी जल्दी निकल जाएगी। हॉस्टेज सिचुएशन नहीं बनी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें बीट कर पाए, क्योंकि लोग फंसा के उन्होंने ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी। तो फिर हम ज़्यादा लोग फंस गए तो 2-4 की तो हम देख लेंगे, लेकिन ज़्यादा लोगों को अगर उन्होंने हॉस्टेज बना लिया तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये मौका उनको मिला। एक हमारे पत्रकार महोदय हैं, उन्होंने लाइव एक MP से बात की जो साउथ के MP हैं, उनसे उन्होंने फ़ोन पे टेलीफोनिकली बात की। तो उन्होंने बताया कि 100 से ज़्यादा लोग हम यहाँ पे चैम्बर हॉल में फंसे हुए, लोकेशन भी बताई, और ये लाइव चला दिया उन्होंने। लाइव चल रहा था। तो उनके हैंडलर थे, उन्होंने सुन लिया कि भाई तुम पहले से ही डैमेज तो कर चुके हो, मुंबई के जो टॉप पुलिस ऑफिशियल हैं उनको तो तुम ढेर कर चुके हो, अब तुम्हें मौका मिला है हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज जो हैं वो फंसी हुई हैं। 3 शादी के गेस्ट फंसे हुए थे और हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज हैं, बॉलीवुड वाले भी लोग थे कुछ, मुंबई जो महाराष्ट्र उसके ब्यूरोक्रेट्स भी फंसे हुए थे, अकेले नहीं थे वो, MPs भी थे, यस, जर्मन सीनेटर भी थे उसमें, अमेरिकन्स भी थे, अफ्रीकन भी थे। बात यहाँ पे फंस गई। उन्होंने सीधा बोला उनको कि उनको छोड़ो, ओल्ड हेरिटेज को छोड़ो, नहीं तो डोम को गिराने वाले थे। डोम पे फोकस कर लिया था उन्होंने पूरा, डोम को गिराना मकसद बन गया था उनको। डोम गिरना मतलब भारत का गिरना, ताज का गिरना मतलब भारत का गिरना। उन्होंने उसको टारगेट बना लिया डोम को। उन्होंने फिर डोम को छोड़ा और वो दूसरे जो टारगेट था हॉस्टेज बनाने के लिए, उनके जैसे फ़ोन आया, उनका सैटेलाइट फ़ोन था, चले गए उधर ढूंढने गए। फिर उसी समय फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ऐसे 100 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं और उनको निकाल के लाना है। तो जो हमारी टीम गठित हुई, इसमें सबसे फिर आगे फिर मैं बना पॉइंट मैन। तो मेरे आगे वो सिक्योरिटी मैनेजर सुनील कुडियादी, बड़ा डेयरिंग बंदा है सच में, आई अप्रिशिएट हिज ब्रेवरी। तो फिर हम सीढ़ियों से होते हुए गए। फिर फर्स्ट फ्लोर पे कुछ इनके ऑफिस थे, उसमें कुछ लोग फंसे हुए थे, वहाँ से निकाला। फिर हम सेकंड फ्लोर पे पहुँचे। तो जब सेकंड फ्लोर पे पहुँचे हैं तब हमें थोड़ी सी सिचुएशन क्रिटिकल लगी। दरवाज़ा बंद था, हाफ शीशे का और हाफ लकड़ी का था। उसमें से कुछ अफ्रीकन और अमेरिकन कुछ थे, अफ्रीकन ही थे मैक्सिमम। तो उधर से आ रहे थे, तो मैंने दरवाज़ा नॉक किया। तो वहाँ की दरवाज़ा खोलो, हम आपको रेस्क्यू करने के लिए, आई कार्ड दिखाया प्रॉपर है जिससे। तो उनसे वो दरवाज़ा खुला नहीं, वो ऊपर से लॉक कर दिया था वो दरवाज़ा उन्होंने, जो ताज वाले थे। लेकिन टेररिस्ट के लिए क्या था, वो शीशा ही तो था, गोली मार के टूट जाता। लेकिन बाद में जो CCTV फुटेज से पता चला, वो पता चला हमारे आने से 1 मिनट या 30 सेकंड पहले वो वहाँ पे पहुँचे और हमारी आवाज़ उन्होंने सुन ली। तो वो पीछे वाले जो रूम खाली था उसके अंदर जाके छिप गए
और फिर हम जैसे हो गया, वो दरवाज़ा खुला नहीं, तो मेरे जो टीम लीडर थे, मेरे पीछे मेरे जो बड्डी थे अधिकारी, उन्होंने कहा कि इनको रहने दो, सेफ है ये वाले रूम में देखो, इस रूम में कुछ लोग फंसे हुए तो इनको निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने उस दरवाजे में एंट्री की, दरवाज़ा खोला, एंट्री की, तो फिर जो टीम लीडर थे हमारे, उन्होंने कहा कि रुको, हम 4 ही लोग हैं और 4 लेकर आता हूँ, पूरी टीम लेकर आता हूँ मैं, और तब तक तुम यहीं पे वेट करो। तो हम वहीं पे खड़े हो गए दरवाजे पे उसके, 4 लोग। हाँ 3 लोग बचे ना, 3 और सिक्योरिटी मैनेजर, वो खड़े रहे। वो फिर आए, फिर उन्होंने मेरे शोल्डर पे टैप किया कि एंट्री करो, तो वही अपनी कमांडो वाली, मार्कोस वाली एंट्री हमने की। अंदर जाते रहे, तो मैंने पूछा सिक्योरिटी मैनेजर से, पीछे था, तो मैंने कहा लाइट ऑफ थी पूरी उसकी रूम की, और हम जो एलवे में थे, जो लॉबी है उसमें पूरी रोशनी है। अब मैं अंधेरे में जा रहा हूँ, तो मैं खुद ब्लैंक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता उसमें क्या हो रहा है। मैं चलता जा रहा हूँ आगे, लेफ्ट साइड में मेरी दीवार आ गई, तो मैं चल रहा हूँ, दीवार पकड़ो। मैंने पूछा कि स्विच किधर है इसके, तो उसने कहा कि यहीं होंगे, आ गई हैं। हमने ठीक है, आ गए। हम चलते रहे आगे, ऊपर नीचे करते करते। तब तक क्या हुआ, 10 से 12 कदम मेरे अंदर पड़े होंगे, और मुझे 2 AK-47 की सेफ्टी जो कैच होता है, उसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे गई। क्लियर साउंड थे 2, तो मैं समझ गया कि 2 AK-47 मतलब 2 टेररिस्ट कंफर्म आए हैं यहाँ पर। और इसका मतलब है कि उन्होंने पहले सिंगल में वेपन किया हुआ है, अब उन्होंने बर्स्ट में उसको डाल दिया। हम भी टिक गए। मैंने कहा कि वहीं पे टिका मैं, और एक चेयर थी वहाँ पे, चेयर का जो एज रहता है पीछे वाला, ऐसा उसके यहाँ पर मैंने ले लिया उसको, और तान दी मैंने अपनी AK उनकी तरफ, ट्रिगर पे उंगली ले ली, बैठ के उधर ही वेट कर रहा हूँ कोई मूवमेंट हो बस उनकी। अंधेरे में हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो मेरा यह था कि मुश्किल से 10 सेकंड अगर मैं बैठ गया यहाँ पर, तो मुझे सब कुछ दिखाई देने लगेगा। 10 सेकंड मुझे टिकना था बस। तब तक उन्होंने उधर से फायर खोल दिया उन्होंने, और मेरी भी ट्रिगर पे उंगली थी। जैसे मुझे फ्लैश दिखाई दिया, मैंने भी ट्रिगर दबा दिया। तो मुझे मेरा याद है कि 3-4 गोली मेरी चली, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं मुझे उसके बाद का, ब्लैंक एकदम। उसके बाद जब गर्दन पे गरम गरम खून लगा, बहना शुरू हुआ, तब मुझे होश आया। ओहो, बच गए, हेडशॉट है। क्या हुआ उसके? बच गए, हेडशॉट था, जिंदा हूँ। भगवान को थैंक यू बोला, और दर्द इतना ज़्यादा था कि अनबियरेबल कहें हम लोग, बहुत बुरी तरह का दर्द। यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो सहन नहीं कर सकता कोई उस दर्द को, इतनी जलन। तो सर पे लगी आपकी गोली? हाँ, पूरा। तो मैंने कारपेट जो था ना, उस दर्द को ना कारपेट में शिफ्ट किया, पूरा दबा दिया पूरा एक हाथ को। अब मैं साउंड नहीं कर सकता। मेरा एक साउंड मतलब नेक्स्ट पल मेरी जो है डेथ है, नेक्स्ट मोमेंट पे ही। और वहां पे ज्यादा देर नहीं रुक सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे गिरते हुए देखा है। वो मेरा वेट कर रहे हैं बस। अगर ये नहीं खड़ा हुआ तो एक कंफर्म शॉट लेंगे। कंफर्म शॉट कहाँ पे आएगा? या तो हेड आएगा या चेस्ट आएगी। चेस्ट पे जो जैकेट है उस पे मारेंगे, चेस्ट पे तो लेंगे नहीं, तो हेड शॉट है, क्योंकि हेलमेट था ही नहीं। हेलमेट नहीं था, बुलेट प्रूफ जो पहनी थी वो AK-47 की गोली रोक नहीं सकती थी, कम्युनिकेशन सेट नहीं था, वेपन एप्रोप्रिएट नहीं था, AK की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन AK थी उस दिन। हमें प्रॉपर वेपन भी नहीं थे उस दिन। क्यों नहीं थे? ये सब थे ही नहीं हम यूनिट में। बिना हेलमेट के ऑपरेशन किया? बिना बुलेट प्रूफ, बिना आर्मर में कहूँ, बिना बुलेट प्रूफ के। एक तरह से वो एक MP5 की गोली नहीं, वो तो पिस्टल की गोली रोकने के लिए थी। वो जैकेट थी बस, हेलमेट नहीं था, कम्युनिकेशन सेट नहीं था। अगर मैं अपनी टीम से बिछड़ जाऊँ तो कम्युनिकेट नहीं कर पा, कुछ नहीं था। और उसकी अपने देश को बचाने के लिए ऐसी कंडीशन में हम लोग गए थे जब कुछ भी नहीं था हमारे पास। फिर क्या हुआ नेक्स्ट? तो फिर मैंने अपने आप को सैचुरेट किया फटाफट। पूरे रूम में मैंने धीरे 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 देखा कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। तो मुझे फिर दिखाई दिया कि सोफ़ा है और दीवार, उसके बीच में थोड़ा जगह है। मैं वेपन को मैंने थाई पे लिया और खिसक खिसक के मैं
उसके बीच में मैंने जगह जो थी उसके बीच में मैं जाकर अपने आप को सेफ किया, पहले सिक्योर किया और कवर ले ली मैंने। फिर मैंने देखा कि भाई मुझे चोट कितनी लगी है। तो जब देखा तो पूरा कान ही नहीं था, पूरे मांस का लोथड़ा इधर मुझे फील हुआ, ये लटका हुआ था पूरा हाथ खून में हो गया पूरा। तो मैंने कहा कि जिंदा है, बहुत बड़ी बात है, लड़ाई अब चालू होगी क्योंकि मैं बच चुका हूँ। फिर मैंने ओपन फायर करना शुरू कर दिया, दोबारा मैंने फायर ओपन किया। धीरे धीरे मैं काफ़ी देर हो गई, तो मुझे लगा कि ना तो मेरी टीम मुझे कांटेक्ट कर रही, कुछ है ही नहीं मेरे पास। अच्छा, कोई भी नहीं था पीछे आपके? टीम, मेरा बड्डी भाग चुका था मुझे अकेला छोड़कर। जब मैंने देखा, जब मैं लेटा हुआ हूँ, तो मैंने सबसे पहले अपने बड्डी को ढूंढा ना, तो बड्डी तो है ही नहीं वहाँ। और क्यों भाग गया था वो? अपनी जान बचानी थी। जान बड़ी कीमती होती है हमारे जैसे लोगों के लिए नहीं है, हम तो अपनी बात करते हैं, लेकिन किसी किसी के लिए जान बड़ी कीमती होती है। बट वो तो मार्को सोल्जर थे, लेकिन आई नहीं दिखा पाए वो ब्रेवरी, नहीं कर पाए, उसका सामना नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, वी कांट ब्लेम समबडी एल्स। फिर नेक्स्ट वी चूज द थिंग्स ना। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ हो ही नहीं रहा था। मैं फायरिंग सिंगल शॉट ले रहा हूँ तो उधर से पूरा बर्स्ट में पूरा फायरिंग हो रही है मेरे ऊपर। तो फिर मैं अलग अलग लोकेशन मतलब चेंज कर दे रहा था, थोड़ा कभी थोड़ा आगे करके तरफ, फिर ऊपर करके, इस तरह से थोड़ा मॉडिफाइड कर रहा था फायर को मैं, क्योंकि एक जगह से फायर करूँगा तो उनको ये कंफर्म हो जाए कि यहीं से है। तो आप अलग अलग जगह से करोगे, जैसे एक साइड थोड़ा सा आगे करके अपने दबा दिया, एक ट्रिगर तो दबाना, आपको इंगेज करना है, यू कांट किल देम। तो फिर मैंने सोचा कि अब तो काफ़ी देर हो गई, तो टीम तो आने वाली है नहीं, सो जो भी निर्णय है वो तुम्हें लेने हैं। तो फिर मैंने एक निर्णय आखिरी जो था मेरा वो मैंने लिया कि अब बचना तो यहाँ से संभव नहीं है, टीम हमारी आएगी नहीं और कम्युनिकेशन मेरे पास है नहीं, और मैं ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर नहीं सकता क्योंकि ब्लीडिंग मेरी कंटिन्यू चल रही है। तो फिर मैंने अपना ग्रेनेड निकाला, 10 मीटर से 12 मीटर की डिस्टेंस हमारे बीच में थी पूरी, इससे ज़्यादा था नहीं। तो फिर मैंने ग्रेनेड निकाला और ग्रेनेड की पिन निकाल कर मैंने ग्रेनेड उनकी तरफ लॉब किया। जब लॉब किया तो मुझे ग्रेनेड के 2 साउंड मुझे सुनाई दिए, कंफर्म 2 साउंड थे। तो मैं समझ गया कि बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे ग्रेनेड गिरा है जिस लोकेशन पर मैंने ग्रेनेड फेंका, उनके बीचों बीच गिरा है। अब मज़ा आएगा, मैं भी मरूंगा और वो भी मरेंगे। मेरा भी बचना संभव नहीं था उस जगह पर, लेकिन फिर भी एक होती है कोशिश अपनी कि भाई देख लेते हैं जो भी। तो मैंने अपने सर के ऊपर पूरे हाथों को पूरा ऐसे टिकाया कि अब नेक्स्ट मोमेंट में ब्लास्ट होने वाला। तो मैंने गिनती गिनी 10 तक मन में, ग्रेनेड ब्लास्ट नहीं हुआ। अगर वो ग्रेनेड ब्लास्ट हो जाता तो एनएसजी का रोल ही खत्म था वहां पर। 4 आतंकवादी मेरे हाथों मारे जाते, मैं बचता नहीं बचता मुझे नहीं पता, लेकिन आतंकवादी तो मारे जाते सारे। ऑपरेशन तभी के अर्ली मॉर्निंग उस दिन ख़त्म हो चुका होता। फिर मैंने सिंगल शॉट में फिर फायरिंग शुरू की। तब तक मेरी टीम ने सोचा कि तेवतिया तो अंदर शहीद हो गया है, वो तो बचा है नहीं क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। तो उन्होंने क्या किया कि अंदर टीयर गैस ठोक दी, टीयर गैस का ग्रेनेड अंदर डाल दिया हमारी टीम ने। और वो टीयर गैस का जो ग्रेनेड था वो मेरे पास ही आके एक्सप्लोड हुआ। मैं ही हूँ पास में, उधर से सीधा फेंक दिया उन्होंने अंदर, तो सीधे अंदर और थोड़ा सा दूर मैं ही हूँ, तो मेरे पास ही आया, दूर ही सही लेकिन है तो मेरे पास ही। जैसे एक्सप्लोड हुआ तो ऑक्सीजन कट ऑफ होनी शुरू हो गई वहाँ से। मैं खांसा, जैसे मैं आंखों से पूरे पानी जाने लगे, खांसी आई तो उन्होंने बस्ट में मारा। तो मैंने सोचा कि अब ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है यहाँ पर, अब बचना तो संभव है ही नहीं बिल्कुल भी। मैं कहूँ ईश्वर भी आ जाए तो वो भी ना बचा पाए अब तो हमने कहा कि ठीक है, हमने ईश्वर को याद किया कि चलो भैया आ ही रहे हैं अब तो, हम कुछ बचा नहीं अब तो फिर मैंने हिप पे अपने वेपन लिया, एक को हिप पे लिया और पूरे एरिया को स्विप किया मैंने बस्ट में डालकर। उसमें एक टेररिस्ट मारा गया, एक टेररिस्ट को गोली लगी और मैं जैसे खड़े होकर मैं फायरिंग कर रहा हूँ और दरवाजे की तरफ मुड़ के जा रहा हूँ, जब फायरिंग कर रहा हूँ तब मुझे 4 शॉट और लगे मुझे
एक मैगजीन में घुसा जो कि बुलेट प्रूफ जो थी जैकेट, उसको पूरा फाड़ दिया था, इतना मोटा होल कर दिया, बस 1 mm बची अंदर घुसने से। एक रिकॉजिट होकर हर्ट पे लगी और एक कॉलर के पास, कॉलर को फाड़ते हुए, कॉलर था जो जैकेट का, कॉलर को फाड़ते हुए निकली। और एक गोली जो थी, ये बुलेट प्रूफ जैकेट थी, उसके एज पर जो कॉर्नर होता है, एज को फाड़ते हुए चेस्ट के अंदर निकल गई पूरा। तो छाती के आर पार गोली निकल गई है पूरी। तो उसमें पूरा लंग्स जो था पूरा बाहर निकाल दिया गोली ने। और पता चल चुका था मुझे कि गया। बॉडी थोड़ा मोशन में थी, ऐसा लगा जैसे पता नहीं किसने छाती में ना, ऐसा जैसे किसने कुछ ठोक दिया हो। सांस नहीं आया उसके बाद, फिर मुझे मुश्किल हो गया था सब कुछ। पता चल गया तो गया। तो मैंने आपको पहले बोला कि सब हम ईश्वर को हमने याद कर लिया था कि आ रहे हैं, अब ये पता नहीं मरेंगे कैसे। गोली लगना तो 100% श्योर है, अब ये कंफर्म नहीं है कि मरेंगे कैसे। मरना तो है आज के बाद जीवन नहीं है। तो दरवाजे तक मैं पहुंचा। दरवाजे के बाहर मेरी टीम थी, तो उन्होंने मुझे बाहर की तरफ खींच दिया। फिर जब ताज के बाहर मुझे निकाल रहे थे, लॉबी से गेट के बाहर निकाला, तो मेरे फेस पे ना कैमरे की लाइट्स लगनी शुरू हुई। मुझे फिर होश आया। तो मैंने अपने वेपन को उठाने की कोशिश की, जिस मेरा राइट हैंड में वेपन था, तो वेपन को उठाने की कोशिश की, हाथ ही नहीं उठा। आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आंख नहीं खोल पा रहा हूँ। ब्रीथ लेने की कोशिश कर रहा हूँ, ब्रीथ नहीं आ रही है। और कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुंह नहीं खोल पा रहा हूँ। तब तक उन्होंने मुझे एम्बुलेंस में डाला। एम्बुलेंस में डाला तो एक हमारे कमांडो साथी थे, यादव जी, उनकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। एक ही आवाज़ थी उनकी, कीप ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग। सांस लेते रहो, डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ करो। अब मन तो ऐसा कर रहा था कि क्या बोलूं, सांस ही नहीं आ रहा। खींच रहा हूं, सांस निकल जा रहा है, वापस नहीं आ रहा। आपकी बॉडी रिलैक्स कब होती है? जब सांस वापस जाता है। सांस वापस ही नहीं आ रहा। खींच रहा हूं बस मैं, 1 गो हो रहा है, सांस ही नहीं आ रहा। अश्वनी लेकर गए, अश्वनी जाकर हॉस्पिटल में। फिर उन्होंने वहाँ पे जो अटेंडेंट थे, उन्होंने फिर पूछना शुरू किया। सब सुनाई दे रहा था, सब मुझे सुनाई दे रहा था। दर्द, एक इतनी पीड़ा थी, क्या पूछिए मत। उस पीड़ा से गुजर रहा था। ना बोल पा रहा हूँ, ना कुछ कह पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बस मैं उस दर्द को झेल रहा हूँ। और इतना ऐसा लगा छाती में ना पूरा कि गए, अब इतना दर्द था उसमें। तो उसने पूछा कि नाम क्या है, नाम क्या है। वो एश्योर करना चाहते कि जिंदा है कि मर गया, क्या है इसमें। तो तब मैंने बोला कि मैं तेवतिया हूँ, तेवतिया। जोर से मैंने बोला। और फिर जब नहीं रहा गया तो मैंने कहा कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरी ड्रेस वगैरह काटी है, पूरा सब साथ। तब उनको पता चला कि चेस्ट में गोली लगी हुई है। पूरा डिस्पेंस, जैसे उन्होंने ये खोला है ना, ड्रेस खोली है, तो ड्रेस जैसी खोली है तो पूरी डिस्पेंसरी में पूरा खून ही खून है। एक फाउंटेन की तरह यहाँ से खून बह रहा था। तो बाद में मेरे जो डॉक्टर थे जिन्होंने ऑपरेट किया, उन्होंने कहा कि 1 मिनट और अगर डिले हो जाते तो एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से तुम्हारी डेथ हो जाती। तो मुझे नहीं पता कि मुझे ईश्वर ने क्यों बचाया, कैसे बचाया, मुझे नहीं पता। मैंने अपना देश के लिए उस दिन 100% दिया, और आज भी मैं देश के लिए पूरा अपनी 100% डेली मैं देता हूँ। मैं इसमें नहीं रहता कि कौन मुझे लाइक करता है, कौन मुझे अनलाइक करता है, कौन मेरे लिए ताली बजा रहा है, कौन मेरे लिए गाली दे रहा है। मैं उससे कंसर्न रखता ही नहीं हूँ। मेरा काम है मातृभूमि के लिए काम करना, मातृभूमि की सेवा करना। उसमें सब लोग आ जाते हैं, जो गाली दे रहा है वो भी, और जो ताली बजा रहा है वो भी। मुझे सबके लिए काम करना है। जो गाली दे रहा है मैं मुस्कुरा देता हूँ, जो ताली बजा रहा है उसको थैंक यू कह देता हूँ। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।